हे ओम, इस यूनिवर्स का धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। उन सब ऋषियों का धन्यवाद और उन सब ऋषियों की जय कि जिन्होंने इस नॉलेज को दिया। इस नॉलेज के लिए इतना कुछ मेहनत, स्ट्रगल किया। चल, तो कल हमने जो है यहाँ जो जाना था वो ये जाना था कि टोटली कि नाड़ी को देखने से पहले हमें क्या सीखना है, वो क्या बताती है ना? यही था ना। हमें टोटली मतलब नॉलेज किस चीज का होना चाहिए, तो उसमें दो ही चीजें निकल के आई थी। ओरिजिनल मतलब यानी कि हम कहें कि प्राकृतिक, नेचुरल चीज एंड अननेचुरल चीज। कि कोई रेगुलर बोलता है, जैसे कोई प्यार से रेगुलर बोल रहा है और अचानक से वो गुस्से में बात करे, तो यानी कि हमें उस गुस्से वाली भाषा को, लैंग्वेज को समझना है। और जो प्यार से बात करता है उसका भी हमें पता होना चाहिए। यदि किसी इंसान का हमें यही नहीं पता होगा कि वो ये प्यार से भी बात करता है, और वो हमें उसके पहले नहीं पता, और वो फर्स्ट टाइम हमें मतलब मिले और वो बात करे, और यदि हम किसी को कहें कि यार ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, तो मतलब हम बता नहीं सकते ना कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। उसमें कई सारे एग्जाम्पल थे, नारियल का एग्जाम्पल था, गाड़ी का एग्जाम्पल था, हाँ, लाइफ के भी और बहुत सारे जो डेली लाइफ में यूज होते हैं उन वो एग्जाम्पल है। तो उससे शायद आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नाड़ी का जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिस इज मस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, क्योंकि ये अभ्यास मांगती है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, मतलब उस सेंस को इतना अप टू डेट नहीं करोगे कि उसको 1000 लोगों की नाड़ी का सेंस आपने दिया। ठीक है, अभी नाड़ी देखो और उसकी इरेगुलरिटी है, जो भी ये चीजें आ रही हैं उसको महसूस करो बस, क्या ये हो रहा है, और उससे पूछ लो, या उससे आपको पता है क्या बीमारी है। तो अपनी डायरी में उसको नोट करके रख लो कि इसमें ऐसा ऐसा मेरे को महसूस हो रहा था, कभी उधर लग रही थी, कभी उधर लग रही थी, और इस व्यक्ति को ये बीमारी थी। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही अभी हम मतलब कफ का और करके फिर हम वो करेंगे, गति शुरू करेंगे, तो उसमें आपको उससे रिलेट करने में और उसमें आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए तो अभी आज हम देखते हैं साइट्स ऑफ कफा। कफ कहाँ रहता है? मतलब कि जो कफ है उसका क्या गुण है?
तो कफ, सबसे पहले तो ये जान लें कि कफ पाया कहाँ जाता है। कफ जो है मतलब कौन सी उंगली पर आप कफ को देखेंगे? तो कफ को हम रिंग फिंगर पर देखते हैं। और हमने देखा था कि जो हमारा उस पर पाया जाता है, क्या बोल, इंडेक्स फिंगर पे। पित्त मिडल फिंगर पे पाया जाता है। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ओके। कफ रिंग फिंगर पर पाया जाता है। ठीक है। और यदि कफ के बारे में हम बात करें तो कफ का जो दोष है, या कफ मतलब उसको बोलते हैं कफ का जो बनावट है, कफ जिससे बनता है वो बनता है दो चीजों से, दो उसमें तत्व होते हैं। एक तो आपका जल और दूसरा पृथ्वी। जल तत्व और पृथ्वी तत्व से जो है ये बना होता है। शरीर की शरीर के अंदर जो इसका गुण होता है ना, वो क्या होता है कि शरीर के अंदर जो स्थिरता लेके आता है, जैसे जो वात है वो क्या लेके आता है, चलन का गुण लेके आता है, चलने का। ठीक है। उसी प्रकार से जो ये आपका कफ है, ये शरीर में स्थिरता लेके आता है, पोषण लेके आता है।
सहनशीलता और मांसपेशियों की मजबूती लेकर के आता है। और उनको ये नॉरिश करता है। नॉरिश मतलब मजबूती लेकर के आता है, मजबूती को नियंत्रित करता है और नॉरिशमेंट करता है, यानी कि शरीर में चिकनाई, स्निग्धता या भारीपन की अनुभूति होती है। यही कफ का कार्य है। तो कफ का कार्य आपको समझ आया कि ये क्या करता है। ये शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, उसको स्थिर बनाता है, पोषण करता है। मतलब जो पोषण का काम जो है वो कफ का है। यदि कफ पोषण ना करे तो गड़बड़ हो जाएगी बात। ठीक है। और शरीर में स्निग्धता। अच्छा, तो इसके गुण जो हुए वो क्या क्या हुए। मतलब स्थिरता लेके आता है, यानी कि इसका गुण हुआ भारी। और जल तत्व है तो कैसा गुण आएगा इसमें। फूल सर। जल तत्व है तो शीतल। और स्थिरता लेके आता है तो स्थिर तो हो ही गया। फिर ये क्या करता है, चिकनाई लेके आता है तो कौन सा गुण आएगा इसमें। स्निग्ध सर। हाँ, चिकना, स्निग्ध और भारीपन महसूस करता है तो मंद गुण लेके आता है। मंद। ठीक है जी। यानी कि और मतलब ऐसा मान सकते हो कि जिन लोगों में कफ अधिक होता है वे लोग अक्सर शांत रहेंगे, सहनशील होते हैं, क्योंकि सहनशीलता और मांसपेशियों की मजबूती को नियंत्रित करता है। तो सहनशीलता है तो यानी कि उसकी क्या होगी, वो सहनशीलता होगी, शांत होगा वो व्यक्ति। स्थिर गुण है इसका तो उस व्यक्ति में उसकी भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति स्थिर होगा और मांसपेशियों को मजबूती लेकर के आता है तो यानी कि वो व्यक्ति क्या होगा, मजबूत शरीर वाले होंगे। सहनशीलता कहाँ से आया इसमें, व्यक्ति में सहनशीलता पृथ्वी तत्व से सहनशील बनाए। और ऐसे व्यक्तियों की जो त्वचा होती है वो मुलायम होती है और बाल ऐसे व्यक्तियों के घने होते हैं। तो आपको मतलब बालों से या उससे तो पता चल जाएगा ना कि भाई अभी तो देखो उसकी भावनात्मक रूप से आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा कि ये कफ प्रकृति का है क्या।
तो अच्छा, कफ के असंतुलन यदि हो गया तो क्या आएगा? कफ में असंतुलन हो गया तो क्या आ जाएगा? व्यक्ति में आलस्य आ जाएगा, भारीपन लगेगा, बलगम हो जाएगा, है ना। और उसका व्यक्ति का क्या था, वजन बढ़ जाएगा। अब मंद इसका गुण है तो मतलब और भी मंद हो जाएगा, वो भूख की कमी हो जाएगी, अवसाद जैसे लक्षण दिखेंगे। मतलब वो ऐसा लगेगा कि पहले से ही शांत था, अब और वो हो गया तो मतलब एकदम मानसिक उदासी के जैसा लगेगा। कि वो व्यक्ति उदास है। साइड्स ऑफ कफ, कहाँ रहता है कफ? तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाओ कि कहाँ रहता होगा। चेस्ट में सर, गले में, सिर को। और सर ये हड्डियों में भी होएगा ना, तो पृथ्वी तत्व तो हैवी चीज। हाँ, हाँ, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने मतलब इतने से क्या समझ में आया मतलब। हड्डियों में भी होगा। अच्छा, ये वो क्या बोलते हैं, वो करता है, चिकनाई लेके आता है, तो जोड़ों में भी होगा कि नहीं होगा? है सर, जॉइंट में। और भारीपन महसूस होता है। चलो बताए। कफ के जो भाग हैं वो सिर, सिर में भी कहाँ? साइनस, नोज, माउथ, थ्रोट। लिख लिया आपने? सिर का मतलब सिर में रहता है, लेकिन सिर में भी माउथ, क्या बोलते हैं, साइनस, नाक, मुंह और गला। ठीक है, क्योंकि यह नमी बनाता है, बलगम बनाता है, स्नेहन करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर अभी गले में, मुंह में, नाक में, है ना, साइनस कैविटी में, ये चीजों की जरूरत है। यदि यहाँ पे बलगम नहीं हुआ, नमी नहीं हुई, तो नमी नहीं हुई तो गला सूख जाएगा, नाक सूखी हो जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि वो नहीं हुई तो नाक में कोई भी बैक्टीरिया चला जाएगा, मुंह के द्वारा कोई भी बैक्टीरिया चला जाएगा। मतलब नाड़ी को जान करके हमें एक और चीज का पता चलता है कि ईश्वर की जो व्यवस्था है वो कितनी अद्भुत है, कि उन्होंने एक एक चीज ऐसी सेटलमेंट कर रखी है कि यहाँ पर इस चीज की जरूरत है तो वहां पर वही है।
एक भी इधर उधर गलत नहीं मिलेगी। दूसरा, लंग्स में रहता है कफ, क्योंकि कफ का जो बलगम है उसका उत्पादन वहीं होता है। और लंग्स में क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर कफ का काम सिक्योरिटी का है, तो वहां पे सांस की सुरक्षा करता है कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस लंग्स में ना घुस जाए। और सांस को मतलब वो क्या बोलते हैं, नम बनाए रखना, उसमें नमी बनाए रखना। तीसरा, पेट में रहता है, जठर जिसे बोलते हैं, स्टमक। क्यों रहता है? क्योंकि भोजन को गीला करने का जो काम है, मतलब भिगोने का काम है, वो कफ का है। पाचक रस का स्राव जो होना है वो इसी से होना है। और फास्ट जो डाइजेशन होता है, मतलब जो उसको तोड़ना है, वो यही काम करता है। पेनक्रियाज में भी कफ होता है। क्या काम है उसका? मधुर रस, इंसुलिन, वसा, प्रोटीन का संतुलन करना। अच्छा, अब एक चीज देखेंगे कि अग्नाशय में कफ रहता है, और जब किसी व्यक्ति का डायबिटीज हो जाती है तो उसका मधुर रस और इंसुलिन, वसा, प्रोटीन सब असंतुलित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हो जाते हैं ना। और ऐसे में उस व्यक्ति को क्या मतलब बोलते हैं? क्योंकि वहां मधुर रस रहता है तो उसको बोलते हैं मीठा नहीं खाना है। चलो इसके ऊपर आगे जो है करेंगे बात। फिर टंग में भी रहता है। टंग में लार बनाना, नमी बनाना, स्वाद बनाना, ये काम है इसका। मस्तिष्क में भी रहता है। मस्तिष्क में, दिमाग में, मतलब व्हाइट मैटर एंड मेनिंजाइस। व्हाइट मैटर और मेनिंजस जो होते हैं, मेनिंजस मतलब ब्रेन की स्थिरता, क्योंकि स्थिर है ना, क्योंकि दिमाग स्थिर होनी चाहिए। मेमोरी के लिए भी जो है ये जरूरी है। और शांत अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसका गुण शांत है। तो जहां जहां शांति का जरूरत है, नमी की जहां जहां जरूरत है, जहां जहां स्नेहन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, वहां वहां पर कफ है। प्लाज्मा, की जगह पर भी कफ होता है, क्योंकि जो पोषण का जो मुख्य स्रोत है वो प्लाज्मा है। लिम्फ नोड में कफ रहता है। लिम्फ नोड में क्यों? क्योंकि इसका कफ का काम क्या है? सिक्योरिटी का है। तो लिम्फ नोड तो सिक्योरिटी के हैं, सिपाही हैं हमारी बॉडी के। तो यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली या सिक्योरिटी सिस्टम, शरीर की रक्षा करना, इसी का काम है। ब्रेस्ट टिश्यूज में भी कफ रहता है।
क्यों रहता है? क्योंकि पोषण करने का काम है ना इसका। तो ब्रेस्ट टिश्यूज में वहां से बच्चों का पोषण भी होता है, और मतलब दूध का उत्पादन भी होता है। और साइनोवियल फ्लूइड यानी कि ज्वाइंट्स में कफ रहता है। क्यों? क्योंकि घर्षण को रोकना है, मतलब रगड़ जो हो रही है उसको रोकना है, जोड़ों में चिकनाई देनी है। तो इन जगहों पर कफ रहता है। कफ वहां रहता है जहां नमी चाहिए, ठंडक चाहिए, चिकनाई चाहिए, पोषण और स्थिरता की जरूरत है, उस जगह पर कफ रहता है। कफ जो बना है अभी मैंने बताया था आपको, मतलब कि जल और पृथ्वी से बना है। ठीक है जी। तो अब इन दोनों के जो गुण हैं वो क्या है? ठंडा, स्थिर, भारी, मुलायम, चिकना। और जब ये दोनों मिलते हैं तो सिक्योरिटी की भी भावना लेके आते हैं। तो ये साइड्स ऑफ कफ किस किस के क्लियर हो गए भाई? यस सर। क्लियर है? ओके। अच्छा, गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? कफ मान लो बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? नाक गले में बढ़ सर गया कफ। नाक और गले में यदि कफ बढ़ा तो क्या होगा? सर्दी सर का। बलगम हो जाएगा, साइनस हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी उसको। अच्छा, फेफड़े में बढ़ा दो, खांसी हो सकती है ना? कंजक्शन हो सकता है उसको, जकड़न, बेचैनी सी, घुटन महसूस हो रही है मेरे को, है ना? छाती में भारीपन लग सकता है। अस्थमा हो सकता है उसको, अस्थमेटिक या ब्रोंकाइटिस कोई भी हो सकता है। अच्छा, पेट में बढ़ गया तो? पेट में बढ़ेगा तो क्या काम कर रहा था ये? भारीपन है ना इसका गुण, भारी गुण है इसका कि भारीपन आता है। तो पेट में यदि कफ बढ़ा तो भारीपन लेके आएगा ये, है ना? और इसका गुण एक और था कि ये मतलब है, वो होता है क्या बोलते हैं, पोषण देता है, मजबूती लेके आता है। तो कफ बढ़ेगा तो यानी कि पेट को बड़ा कर देगा। अच्छा, पाचन को धीमा करता है ये, क्योंकि मंद था ना, पाचन को धीमा करेगा। अच्छा, जोड़ों में यदि बढ़ गया तो? अभी जोड़ों में इसका गुण क्या है? स्थिर है। स्थिर है तो मतलब जकड़न का लेके आना है ना, तो जकड़न ले आएगा, सूजन ले आएगा। जकड़न सूजन होगी तो दर्द भी तो होगा। अच्छा, ये दिमाग में बढ़ गया तो? जब कफ संतुलित होता है तो कफ नींद के लिए कफ एक चीज समझो, हमने वात समझा था कि जब वात बढ़ता है तो क्या होता है, नींद नहीं आती है।
ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, वात कम करते हैं, कफ बढ़ाते हैं। मैंने बताया था ना, नॉरिशमेंट करना है, चिकनाई वाली चीजें उसको खिलाना है, चिकनाई, उसको मालिश करनी है जब वात बढ़ता है। तो आपने देखा होगा ना, नींद नहीं आती तो तेल वगैरह से जो है ना मालिश करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को नॉरिशमेंट देते हैं। नॉरिशमेंट, चिकनाई का मतलब है कि कफ दे रहे हैं हम, कि उसमें कफ बढ़ जाए। और कफ का और वात का दोनों का उल्टा संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा घटेगा तो एक पहला बढ़ेगा। तो अब यदि ये बढ़ गया तो यानी कि हम देखो, वात बढ़ी तो नींद कम हो गई, और कफ बढ़ाया था हमने तो नींद आ गई उसको। तो यदि अब बढ़ गया तो क्या होगा, नींद बताओ कैसी होगी? नींद होगी। हाँ जी, नींद कैसी होगी? ज्यादा नींद आएगी सर। हाँ, ज्यादा नींद आएगी, आलस्य लेके आ जाएगी, और उदासी आ जाएगी। और प्लाज्मा में यदि बढ़ गया तो वजन बढ़ जाएगा, सूजन आ जाएगी। और यदि संतुलित रहा कफ तो क्या होगा, स्किन जो है ना, ऐसे व्यक्तियों की जिनका कफ संतुलित है और कफ प्रधान है, ऐसे व्यक्तियों का स्किन जो है बहुत सॉफ्ट होती है। आप देखोगे ना, किसी किसी की स्किन बहुत हार्ड टाइप की होती है, और किसी किसी की जो है ना, मतलब बहुत सॉफ्ट स्किन होती है। तो वो आप स्किन से भी ये पता कर सकते हो कि उसकी स्किन से, कि मतलब किस प्रकृति का वो व्यक्ति है। ठीक है, उसका शरीर मजबूत होगा, इम्यूनिटी उसकी अच्छी होगी, शांत प्रकृति का होगा, दिमाग उसका शांत होगा। मतलब कि कुछ व्यक्तियों में होता है ना कि नहीं, मुझे तो अभी के अभी बदला लेना है, अभी के अभी ये कर देना है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। संतुलित है, नींद अच्छी होगी, स्वाद अच्छा होगा, भूख सामान्य होगी। ये कफ के गुण है, मतलब संतुलित है तो ऐसा होगा। और किसी में कमी आ गई तो जो जो इसके गुण है उनके खिलाफ सारा काम हो जाएगा। यानी कि ये समझ लो, यदि कफ कम हुआ तो वात बढ़ेगी, अब वात बढ़ गई तो वात के जो जो, मतलब फिर वात बढ़ने पे जो जो रोग आएंगे वो इसके कफ के घटने पर आएंगे। इतना सा आपको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब न्यूरोथेरेपी के अनुसार, या फिर कफ का जो साइंटिफिक जो वे है वो हम समझते हैं। कफ का स्वभाव जो होता है वो एल्कलाइन होता है। क्यों? क्योंकि पानी से बना है, कूल स्टेबल होता है कफ का स्वभाव। यही तो देखा ना हमने कि स्थिर होता है, ठंडा होता है। और एल्कलाइन है क्योंकि पानी और पृथ्वी से बना है। ठीक है। और जब शरीर में कफ बढ़ेगा तो वो ज्यादा ठंडकपन लेके आता है ना कहीं फ्लूइड रिटेंशन होता है उसमें। और बॉडी की जो एल्कनिटी होती है वो बढ़ती है, उसमें ज्यादा एल्कलीन हो जाता है, क्योंकि पानी जमा हो जाएगा ना कफ बढ़ा तो तीन चीजें हुई है, एल्कलिनिटी बढ़ी, ठंडापन लेके आया, और वहां पे कोई द्रव लिक्विड जम गया, फ्लूइड रिटेंशन हो गया। यही तो हो रहा है कफ बढ़ा तो। भाई पानी यदि ज्यादा होगा तो ठंडा होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा,
पानी ज्यादा हो गया तो एल्कलाइन भी होगा, और पानी ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड जम भी जाएगा वहां पे। तो ऐसे में आप ये काम कौन करता है, आप देखो तो। मतलब ये स्थिति कब, जब किसी व्यक्ति को थायराइड हो जाए तो उसके हाथ पैर ठंडे पाए जाते हैं। यस और नो? यस सर। पिट्यूटरी या फिर लिम्फेटिक सिस्टम किसी का कम काम करता हो तो भी हाथ पैर ठंडे पाए जाते हैं। किसी का ब्लड सर्कुलेशन स्लो है, और जो कफ एक और काम कर रहा था कि मंद कर रहा था, तो यानी कि मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा उसका। अग्नि मंद है तो मतलब कि मेटाबॉलिज्म भी कम है उसका। और ये क्या बना रहा था, पोषण का काम करता है ना, मतलब जॉइंट्स में और वहां पे तो यदि कफ बढ़ा तो म्यूकस फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वही तो म्यूकस की फॉर्म में तो ही तो कफ बनता है, तो यानी कि म्यूकस ज्यादा होगा। और ऐसे में जब वाटर रिटेंशन होगा तो क्या आ जाएगा, एडिमा आ जाएगी, ऑडिमा आएगी, सूजन आएगी। तब होगा कि नहीं होगा ऐसा? यस सर। यदि ऐसा हुआ तो मतलब शरीर ठंडा हुआ, कंजक्शन हुई, लिम्फेटिक सिस्टम कम काम कर रहे हैं, स्लैगिश हो गया, म्यूकस फॉर्मेशन है ना, एडिमा है, तो ऐसे में आप क्या करते हो, हम थायराइड देते हैं कि नहीं देते, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं कि नहीं करते, और लंग्स में कुछ हो रहा है तो लंग्स के ऊपर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये सर्कुलेशन इसका कम हो गया है तो हेपरिन वगैरह देंगे कि नहीं देंगे, पेनक्रियाज को सही करेंगे कि नहीं करेंगे, लीवर को ठीक करोगे कि नहीं करोगे, लिम्फ पॉइंट को या लिम्फेटिक सिस्टम है जो उसको सही करोगे कि नहीं करोगे, बताओ तो। शरीर ठंडा है तो यस हाइपोथैलेमस को सही करोगे कि नहीं करोगे, सिक्स मेडुला देके। आप एक चीज आप देखोगे ना कि जो हाइपोथायराइडिज्म का जो फार्मूला है उसमें फोर थायराइड सिक्स मेडुला है भी है, और 40 सेकंड की कुंडली भी है कि नहीं? याद आया, याद है आपको फार्मूला? उसमें 40 सेकंड की यस कुंडली सर। भी है, फॉर थायराइड पी भी है, सिक्स मेडुला भी है, फॉर थायराइड भी है। तो वो सारे इन चीजों को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो कवर यस सर। करेगा। कुछ कुछ रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ आ रही है बात कुछ समझ में? यदि कफ घटा तो क्या आएगा, देखो। यदि मान लो कफ घट गया तो वो क्या कर रहा था, नोरिशमेंट कर रहा था ना, चिकनाई लेके आ रहा था ना, तो यानी कि शरीर में ड्राइनेस आ जाएगी। किसी व्यक्ति का कफ मतलब शरीर ड्राई हो गया, सूखा सूखा सा है, तो समझ जाओ कफ घट गया ना उसका, तो कफ घट गया तो पोषण नहीं मिल रहा उसको, शरीर ड्राई हो गया, पोषण नहीं मिलेगा तो वीकनेस भी आएगी। तो आप वैसे ही देख के बता दोगे कि नहीं बता दोगे, इस व्यक्ति का शरीर सूखा सूखा सा है, किसी का देख करके कि उसको बोलोगे शरीर में ड्राइनेस है, वीकनेस है, भाई कमजोरी महसूस करते हैं आप।
आपको जो है हमें अब लीवलेंस करना, शरीर में ड्राई है तो, है ना, ड्राईनेस है तो एड्रेनल को, मतलब क्योंकि ड्राईनेस है, वीकनेस है, तो उसको वो भी मिलेगा। हाँ, डिप्रेशन, तो एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करना है, किडनी को ठीक करो। तो आप जो है, अच्छा, इससे रोग क्या क्या हो सकते हैं न्यूरोथेरेपी के उसमें? यदि हम रोग देखें तो क्या क्या हो सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को? ऐसे व्यक्तियों को ओबेसिटी होगी, मोटापा आएगा, साइनोसाइटिस होगी, अस्थमा होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा, कफ बढ़ेगा, डिप्रेशन आएगा, पीसीओडी आएगी। पीसीओडी कफ की बीमारी है, आलसी होते हैं ऐसे व्यक्ति। अच्छा, तो अभी क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए का? अच्छा, खाना क्या, क्या बोलना चाहिए इनको, खाने में क्या देना चाहिए, ये जरूरी है कि नहीं है? यस सर। क्योंकि जब तक आप किसी भी मतलब रोग को ले लीजिए, जब तक आप उसका खाना सही नहीं करोगे ना, क्योंकि उसको रोग जो हो रहा है वो खाने से ही हो रहा है। और जब तक आप उस व्यक्ति का खाना ही सही नहीं करोगे, क्योंकि मतलब शुरुआत तो किसी चीज की वहीं से हो रही है ना। भाई आप खा के ही तो बीमार हुए, तो हमें उस चीज को ठीक करना है। पहली चीज तो कफ वालों को सुबह के समय ट्रीटमेंट देना चाहिए। एक और ये नाड़ी सेशन जब हम करेंगे ना, तो आपका ट्रीटमेंट देने का और उसको देखने का ही नजरिया बदल जाएगा। मतलब कि कफ का जब काल होता है उस समय कफ वालों को ट्रीटमेंट देना चाहिए, ज्यादा फायदा मिलेगा। या 6:08 हो गई हैं, इसका डाइट का कल करें? सर कल कर लेते हैं, आज कल मुझे कर लेते हैं 7:30 ना? बजे पहुंचना है काम पे। हाँ, तो इसका कल कर लेते हैं, ठीक है? कल कर लेते हैं, कोई नहीं। कल हम देखते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है जी? कोई नहीं है आज। थैंक यू सो मच सर। ओके।